नमस्कार, जोहार, झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सिमडेगा से बड़ी खबर, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। नशे में गाड़ी चला रहे दो बाइक की आपस में टक्कर हो गई है, जिसमें 3 युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे की तस्वीर काफी भयावह है। तीनों मृतक काफी वक्त तक रोड पर पड़े रहे और बाइक के सभी पुर्जे सड़क पर बिखरे दिखे। मृतक में 2 गुमला जिले के रहने वाले थे, जबकि एक सिमडेगा का निवासी था। दो बाइकर्स आपस में आमने सामने विपरीत दिशा से आकर टकरा गए। बहुत जबरदस्त एक्सीडेंट था। उसमें एक बाइक पर 3 व्यक्ति और एक बाइक पर एक लड़का सवार था। मौके पर ही 2 व्यक्ति की मृत्यु हो गई। एक सहायक है को इलाज है तो बीरू अस्पताल लाया गया था, जहां बीते देर रात्रि उनकी भी मृत्यु हो गई है। और देखिए, झारखंड सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि झारखंड सरकार के एक मंत्री ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का खुलकर विरोध किया है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का दर्द छलका है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की ओर से एक बड़ा बयान दिया गया है। आपको बताते चले कि कांग्रेस कोटे से बन्ना गुप्ता मंत्री हैं। सीएम हेमंत सोरेन पर बन्ना गुप्ता ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सीएम हेमंत सोरेन चाहते हैं कि कांग्रेस समाप्त हो जाए, अपना वोट बैंक बढ़ाना चाहते हैं सीएम हेमंत सोरेन। ये बन्ना गुप्ता की ओर से ये बड़ा बयान दिया गया है। कांग्रेस का वोट बैंक खत्म हो, यही चाहते हैं सीएम हेमंत सोरेन। और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का यहाँ पर दर्द साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। बड़कन के रबड़ी तो सबको खिलाई है, गरीबन के सब तो खिलावे तो जानी। अपन अपन घरवा में दियरा तो सबको जलावे, बनवा में दियरा जलावे तो जानी। तो हमनी भाषा बानी जा सब भाषा के समर्थन के बात बा, लेकिन जहाँ माँ भारती के बात हुई, मातृभाषा के बात हुई, वो में कोनो समझौता ना हो। सभी लोगों को इस बात का दुख है, दर्द है कि हम जब गठबंधन की इस सरकार को चला रहे हैं, इस सरकार में हमारी स्थिति वैसी हो गई है जैसे हम लोगों ने एक गाना सुना था कि जब माझी ही नाव डुबोए उसे कौन बचाए। जब मुख्यमंत्री ही चाहता है कि हमारी जो है, हमारे लोग, हमारी पार्टी जो है समाप्ति की ओर चली जाए और हमारा पार्टी का जो है सारा वोटर उनकी तरफ शिफ्ट हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि फिर ऐसी सरकार का कोई औचित्य नहीं है। यदि हमारी पहले पार्टी बचेगी तभी हम बचेंगे। इसलिए हम सारे लोगों को, मुझे भी अच्छा लगता है कि हम मंत्री बन के घूम रहे हैं, किसको खराब लगेगा, लेकिन हम मंत्री क्यों बने, कैसे बने, एक एक वोट हमने कैसे जुटाया है, कैसे जमशेदपुर जैसे शहर में 1 लाख वोट हम लेकर आ रहे हैं। इसलिए हमको जरूर ये तय करना होगा कि हमारी विचारधारा और हमारा सिद्धांत कभी कमजोर नहीं हो और राष्ट्रभाषा के साथ प्रभारी जी कभी समझौता नहीं किया जा सकता है। जिस दिन यदि राष्ट्रभाषा के साथ और माँ भारती के साथ समझौता करना पड़ेगा तो मेरे जैसा लोग, तो मैं अंदर से बहुत क्रांतिकारी विचार का हूँ, तो मैं तो उसी दिन इस्तीफा देने में विश्वास करूंगा। मैं कभी उसमें नहीं रह सकता हूँ। दरअसल आपको बताते चले कि ये पूरा बखेड़ा जो है वो भाषा विवाद को लेकर खड़ा हुआ है। भाषा विवाद ऐसा मुद्दा है कि किसी भी पार्टी के लिए न उगलते बन रहा है और न ही निकलते। चिंतन शिविर के पहले ही दिन बन्ना गुप्ता ने न्यूज 18 से बातचीत करते हुए कहा था कि हेमंत सरकार ने जिस तरह से राज्य के धनबाद और बोकारो जिले से मगही और भोजपुरी भाषा को वापस ले लिया है, उससे कांग्रेस अंदर ही अंदर नाखुश है। बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी के कोई भी नेता हेमंत सोरेन के भाषा को वापस ले लेने के खिलाफ नहीं बोल पा रहे थे। बन्ना गुप्ता ने अंतिम दिन बोलते हुए अपना दर्द बयां कर दिया, क्योंकि वो जिस इलाके से आते हैं वहां भोजपुरी और मगही भाषा बोलने वाले ज्यादा संख्या में हैं। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कांग्रेस पार्टी के आलाकमान उनके बयान को किस कदर लेते हैं और राज्य के हेमंत सोरेन सरकार बन्ना गुप्ता के इस बयान को कैसे देखती है। और देखिए, इस पूरे मामले को लेकर न्यूज 18 तमाम सवाल खड़े कर रहा है। न्यूज 18 के तमाम सवाल कुछ इस कदर हैं कि क्या हेमंत सोरेन सरकार में सब ठीक नहीं चल रहा। सवाल ये भी कि क्या सीएम कांग्रेस को समाप्त करना चाहते हैं, क्योंकि ये बन्ना गुप्ता की ओर से ये बड़ा बयान दिया गया है
क्या वोट बैंक की राजनीति कर रही है सरकार? वहीं कांग्रेस नेता के आरोप पर जेएमएम का कहना है कि ये उनका व्यक्तिगत बयान है। अगर कांग्रेस की ओर से ऐसा बयान आएगा तो वो इस पर जवाब देंगे। दर्द है, दर्द का तो कारण वही बता पाएंगे और दर्द कितना है वो भी वही बता पाएंगे। उनका जो बयान है बिल्कुल व्यक्तिगत बयान है। गठबंधन की सरकार है, कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। निश्चित तौर पर अगर कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई बयान आता, आधिकारिक बयान आता, तो ये एक गंभीर मसला होता। वहीं बन्ना गुप्ता के बयान पर बीजेपी ने भी चुटकी ली है और कहा है कि इस बयान से स्पष्ट हो जाता है कि प्रदेश में कांग्रेस सिर्फ मलाई खाने के लिए सरकार में बनी हुई है। कांग्रेस के असलियत को उजागर करता है। आखिर कांग्रेस क्यों सिर्फ और सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए अपने सिद्धांतों की तिलांजलि देकर हेमंत सरकार के साथ है, जब उसे यह पता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की कब्र खोद रही है। और मंत्री जी ने तो एक गाना भी सुना दिया कि उस नैया में क्यों सवार जो हमें डुबा दे। तो भाई हम तो मानते हैं कांग्रेस एक ऐसी नाव है जिसे किसी को डुबाने की जरूरत नहीं है, तो ऐसी भी डूबती हुई नाव है। लेकिन बहरहाल बन्ना गुप्ता के वक्तव्य ने यह स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस झारखंड में सिर्फ और सिर्फ सत्ता की मलाई खाने के लिए है, जबकि उसे पता है कि गठबंधन में उसकी मुख्यमंत्री सुनते नहीं। वहीं बन्ना गुप्ता के बयान का आरजेडी ने समर्थन किया है। आरजेडी का कहना है कि आरजेडी ने भी कई बार अपनी आवाज बुलंद की है। जब हम सरकार में साथ हैं तो सहयोगी दलों को साथ लेकर चलना सरकार का काम है। कि ये जो अभी कांग्रेस अपना जो प्रतिक्रिया दे रही है, इस दर्द से कई बार राजद गुजर चुका और कई बार राजद ने आवाज उठाई है। जैसे कि बिसूत्री का जब गठन हुआ था तब राजद को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला, उस पर राजद ने रिएक्शन इसी प्रकार का दिया था कि घटक जो साथ में जो सहयोगी दल हैं उनको इग्नोर किया जा रहा है। जब हम इलेक्शन साथ में लड़े, जब हम सरकार साथ में बनाए, तो सहयोगी दलों को हमेशा साथ लेकर हर एक चीज में कंसिडर करना और हर एक चीज में इक्वल रिप्रेजेंटेशन देना हेमंत जी का प्रायोरिटी होना चाहिए। वहीं झारखंड हाईकोर्ट ने छठी जेपीएससी की सभी नियुक्तियों को रद्द कर नई मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने जेपीएससी के रिजल्ट को खारिज करते हुए एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखा है, जिसके बाद 326 सफल अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है। दरअसल जेपीएससी द्वारा 326 लोगों की नियुक्ति कर दी गई थी, जिसके बाद ये लोग राज्य के विभिन्न जिलों में अपनी सेवा दे रहे हैं। अदालत ने एलपीए 204 और 207 की सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया है। जेपीएससी के मामले में सरकार की ओर से और जेपीएससी की ओर से दो महत्वपूर्ण गड़बड़ियां हुई थी और इस बारे में सिंगल बेंच का आदेश पहले ही आया था और विस्तृत आदेश आया था कि पेपर 1 के मामले में और क्लॉज 13 में जो निर्धारित मापदंड थे उस मामले में बहुत भारी गलती हुई है और जो अभ्यर्थी छूट गए हैं उनको छोड़ देना और अन्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति करना ये गलत है। उस मामले और उस फैसले के ऊपर कई एक अपील फाइल की गई थी और वो अपील माननीय डिवीजन बेंच के सामने था, जिस पे एक विस्तृत सुनवाई हुई। वादियों की ओर से, अपीलार्थियों की ओर से सीनियर एडवोकेट इत्यादि अपीयर किए थे दिल्ली से और जो रिट पिटिशनर्स थे उनकी ओर से मैं था। तो माननीय न्यायालय ने आज ये कहा है अपने आदेश में कि सिंगल बेंच के आदेश में किसी प्रकार के इंटरफेरेंस की आवश्यकता नहीं है और अपील खारिज की जाती है। वहीं हाईकोर्ट के इस फैसले से अभ्यर्थी काफी खुश हैं। अभ्यर्थियों से बात की हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। छठी जेपीएससी को लेकर आज झारखंड हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है और छठी जेपीएससी में जो पूर्व में 326 अधिकारियों की नियुक्ति हुई थी, तमाम नियुक्तियों को निरस्त कर दिया गया है। हमारे साथ सीधे इस मामले में अधिवक्ता अमिताभ वत्स हैं, उनसे जानेंगे कि जो कोर्ट का फैसला आया है इसे एक आम आदमी समझना चाहे तो कैसे। बेसिकली ये मामला जून 2020 में उठा था। कई सारे रिट पिटिशंस फाइल हुए थे, हम लोगों ने रिट पिटिशन फाइल किया था। उसमें हम लोग 2 मामला उठाए थे कि क्लॉज 13 एडवर्टीजमेंट का बोलता है कि मिनिमम पासिंग मार्क्स
मेंस एग्जामिनेशन में हर एक सब्जेक्ट में लाना होगा, जैसे कि अनरिजर्व कैटेगरी का 40% मार्क्स, तो मतलब आप जितने मेंस एग्जामिनेशन पेपर लिख रहे हैं आपको सब में 40 अबव तो लाना ही होगा। दूसरा कि क्वालिफाइंग नंबर जो होते हैं हिंदी इंग्लिश जो बेसिक नॉलेज के लिए जाने जाते हैं, उस नंबर को कहीं ऐड नहीं करना है। मेंस एग्जामिनेशन का जब रिजल्ट आया, जब नियुक्ति हुई, तो हम लोग ने देखा, हमारे अभ्यर्थियों ने देखा कि यहाँ पे दोनों क्लॉज का वायलेशन हुआ है। क्वालिफाइंग नंबर्स को मेंस का मेन मेरिट में जोड़ दिया गया है, और कई सारे ऐसे अभ्यर्थी, करीबन 100 से 120 ऐसे अभ्यर्थी थे जो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में फेल किए हैं, उन्हें कलेक्टर बना दिया गया है। तो इस मामले पे फिर सुनवाई शुरू हुई रिट बेंच पे, और मामले की फरवरी 2021 में करीबन 7 दिन ये बहस चली थी दोनों पक्षों की तरफ से, और जजमेंट रिजर्व हुआ था रिट कोर्ट में, और जून 2021 में इसकी जजमेंट प्रोनाउंस हुई थी, जिसमें 3 फैसला दिया गया था। पहला ये बोला गया था कि मिनिमम पासिंग मार्क्स को आपको कंसीडर करना है स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विथ लॉ। आपको हर अभ्यर्थी जो पास किए हैं 40% से अबव, या कैटेगरी वाइज में अलग अलग नंबर है, उससे अधिक जो लाए हैं उन्हीं को पास डिक्लेयर करना, और क्वालिफाइंग नंबर जो पेपर होता है इंग्लिश हिंदी, उसको आपको हटाना है। और तीसरा चीज़ कि उन अधिकारी को चिन्हित करिए जेपीएससी में जिनके कारण ये गलती हुई, और जिनके कारण पूरे झारखंड राज्य के अभ्यर्थियों जो सफल असफल सबको झेलना पड़ा, उनको चिन्हित करके उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। बिल्कुल, तमाम तरह के आदेश हैं आज हाईकोर्ट की तरफ से। हमारे साथ अभ्यर्थी, हम उनसे बात करेंगे। ये एक लंबी लड़ाई आप लोगों ने लड़ी, अब अधिकारी बनने का सपना पूरा हो रहा है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, और पहले ही हम बोल चुके हैं कि ये मतलब सत्य की जीत है, ये सत्य की जीत है। और जो जेपीएससी का मिथ्या था यहाँ पे कुछ नहीं होता है, वो आज टूटा है। और एक तरह से देखिए तो झारखंड में इतिहास बना है, ये जेपीएससी के लिए इतिहास बना है। कितना बड़ा जजमेंट माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया है, और हम लोग बहुत खुश हैं, सब कोई खुश हैं। आधे वकील तो आप लोग भी बन गए लगातार केस को देखते देखते। आधे वकील नहीं, लेकिन हाँ इस केस के हिसाब से हमने रूल्स को, एडवर्टीजमेंट को, इसको समझा, और ये हमेशा ये बात पता चली हमें कि कभी भी रूल्स और एडवर्टीजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, और रूल्स और एडवर्टीजमेंट से डाइवर्जन होने पे कोर्ट हमारा साथ देगी। आप क्या करते हैं? जी, मैं भी तैयारी करता हूँ, मैं इसका प्रार्थी रहा हूँ, ठीक है। और सिंगल बेंच में भी हमने केस दायर किया था, और डबल बेंच में हमने कैविएट दायर किया था, ठीक है। तो मतलब कि केस लड़ रहे हैं, विद्यार्थी हैं, ठीक है, पढ़ते ही हैं, दूसरा अभी कुछ नहीं करते। बिल्कुल, कहीं खुशी कहीं गम वाली बात है। जो अधिकारी बन चुके थे उन्हें वापस लौटना होगा, जो बाहर से कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे अब वो अंदर जाएंगे। सवाल है, कुछ लोग अंदर होंगे, कुछ लोग वापस कुर्सी पर बैठेंगे। लिहाजा कुल मिलाकर झारखंड हाईकोर्ट का जो फैसला है, कुछ लोग स्वागत कर रहे हैं, तो कुछ लोग इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। वहीं धनबाद के निरसा में पिछले दिनों हुए हादसे के बाद राजनीतिक दल इलाके का दौरा कर रहे हैं। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय हादसे की जगह पहुंचे, जहां उन्होंने अवैध खनन को लेकर सरकार पर हमला बोला। सरयू राय से बात की हमारे सहयोगी संजय गुप्ता ने। जिले में किस कदर से अवैध कोयला का कारोबार चल रहा है, इसकी एक नजारा यहाँ पर भी देखने को मिला। झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री और विधायक सरयू राय अभी इस स्थल पर पहुंचे हैं जांच करने के लिए। सरयू राय जी अंदर के मुहाने को देखकर आश्चर्य हुए, और उन्होंने बीसीसीएल के आला अधिकारी से लेकर सीआईएसएफ के बड़े अधिकारियों पर भी सवाल उठाया है, क्योंकि उनके मिलीभगत के बिना ये अवैध कारोबार नहीं चल सकता। साथ ही साथ जिला प्रशासन के अधिकारियों पर भी सवाल उठाया है। अभी हम उन्हीं से बात करते हैं कि यहाँ उन्होंने क्या कुछ देखा है और इनकी क्या आगे की रणनीति होगी। सरयू राय जी, आप यहाँ आए हैं, माइंस के अंदर भी गए, क्या कुछ आप देखें? मैं उनको धन्यवाद दूंगा जिन्होंने मुझे इसकी सूचना दी, और जिनके साथ मैं अवैध खनन के लिए जो माइंस बनी हुई है उसके भीतर दूर तक गया। एक अविश्वसनीय दृश्य दिखाई पड़ता है, और सबसे बड़ी विपदा तो दिखाई पड़ रही है कि अंदर अंदर सुरंग पार कर दिया है। जो मेन रोड है उसके भीतर से उस पार कभी भी धंस सकता है नीचे। पहले जो खनन हो चुका है और कोयला के मोटे मोटे खंभे छोड़ दिए गए हैं ताकि ऊपर की धरती धंसे नहीं, उन खंभों को ये काट रहे हैं। जब वो खंभे कट जाएंगे तो 25,000 30,000 की आबादी आसपास है, वो आबादी समाप्त हो जाएगी। तो 3/4 से अधिक जो फ़ायदा है, अधिक धन है जिनके पास जा रहा है, ये ट्रांसपोर्टर हैं, ये बाजार के लोग हैं, ये राजनीति में और प्रशासन में बैठे लोग हैं, इन लोगों की कमाई बंद हो जाएगी। इसलिए अपनी कमाई बंद नहीं होने देने के लालच में, लोभ में ये गरीब, कमज़ोर, बेरोजगार लोगों को ढाल बनाकर उनकी ज़िंदगी के साथ खेलकर इस तरह का काम करवा रहे हैं। साफ तौर पर इन्होंने भी ये भी कहा कि जब तक इन लोगों की अंतरात्मा नहीं जगेगी ये कारोबार नहीं रुक सकता।
अब आने वाला समय बताएगा कि इस कारोबार को लेकर रोकने की दिशा में जिला प्रशासन क्या कार्य करती है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके के मुहाने दिखे हैं, इससे ये कारोबार रुकने की दिशा में तो नहीं दिख रही है। संजय गुप्ता, न्यूज 18, धनबाद। गिरिडीह में पिछले 8 महीने से लंबित मांग को लेकर किसान सड़क पर उतर गए। अधिकारियों की मनमानी से त्रस्त 200 से अधिक किसान गोलबंद होकर डीसी ऑफिस की तरफ जा रहे थे। तभी पुलिस ने उन्हें रोक दिया। किसानों को पुलिस के बीच थोड़ी नोकझोंक भी हुई, जिसके बाद पुलिस ने कुछ किसानों को हिरासत में लिया और बाद में छोड़ दिया गया। आपके यहाँ धरना प्रदर्शन के लिए जा रहे थे, लेकिन जितना पुलिस प्रशासन है रोड पर के रोक लिया और हम लोग को वहाँ पर पूरा बागझग हुआ। हम लोग को वहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया था थाना में, और वहाँ से हम लोग 144(2) उल्लंघन के उसका हम लोग जो वहाँ से लिखित लिया गया और हम लोग को छोड़ दिया गया। किसान मंच के बैनर तले अपर समाहर्ता महोदय गिरिडीह के यहाँ अनिश्चितकालीन धरना देने के लिए जा रहे थे। यहाँ जितने भी किसान हैं, सारे किसान जो है रजिस्टर 2 के लिए परेशान है, और पिछला 8 महीना से लोग घूम रहे थे, परेशान हो रहे थे। डीसी साहब से भी कई बार वार्ता हुआ। डीसी साहब ने कहा था कि 70 नकल हम प्रतिदिन दिलवाएंगे। डीसी साहब ने आदेश भी दिया, लेकिन उस आदेश का पालन नहीं हो रहा। पहले हम लोग धरना का जो आयोजन किया गया था, अनिश्चितकालीन का धरना किए थे हम लोग। उस माध्यम से हम अब डीसी ऑफिस जा रहे थे, पकड़वटा जा रहे थे। उस बीच में हम लोग को यहीं पर पुल के पास जो है ठाकुर चौक जो है, कबीर ठाकुर चौक, वहाँ पर रोक दिया गया और हम लोग से जाति किया गया। हम लोग पर लाठी पे बरसाया गया, मारपीट भी किया गया। और खबर जामताड़ा से, जहां स्वास्थ्य विभाग के दावों की पोल खुल गई है। यहां सदर अस्पताल में बंध्याकरण शिविर का आयोजन किया गया, लेकिन अस्पताल की व्यवस्था ऐसी कि मरीजों को जमीन पर सोना पड़ा। बंध्याकरण ऑपरेशन के बाद मरीजों को जब बेड नहीं मिला तो उन्हें अस्पताल के फर्श पर ही लिटा दिया गया। वहीं जहां मरीज सो रहे थे, वहीं गंदा पानी का बहाव भी हो रहा था, जिससे मरीजों में इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा है। वहीं न्यूज 18 की टीम ने जब सिविल सर्जन से इस पूरे मामले को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कार्रवाई की बात कही है। चाय नाश्ता खरीद के पिए सुबह, और हम लोग बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ हो रहा है, तो डॉक्टर नहीं देखने आए हम लोग को। एक से देखा जाए, अभी सही भी नहीं है, डॉक्टर भी देखने नहीं आए। मुझे इस विषय में किसी से भी जानकारी कोई वैसा प्राप्त नहीं हुआ है। फिर भी ये पूर्व में ही सबको डायरेक्शन है कि जितने भी ऑपरेशन हो उन सभी को बेड मुहैया कराना है। अगर इस तरह की कोई बात होती है तो हम संज्ञान में लेते हुए उस पर कार्रवाई करेंगे, और आगे ऐसी अगर है बात तो आगे प्रबंधन को ही किया जाए कि आगे इसकी पुनरावृत्ति कभी नहीं। और देखिए, इस पूरे मामले को लेकर न्यूज 18 कई सवाल खड़े कर रहा है। न्यूज 18 के तमाम सवाल कुछ इस कदर हैं कि जब अस्पताल में बेड नहीं तो ऑपरेशन क्यों किया जा रहा है। सवाल ये भी कि बिना व्यवस्था के कैसे लगाया गया बंध्याकरण शिविर। आखिर इस अव्यवस्था के लिए जिम्मेदार कौन है, ये सबसे अहम सवाल है। तो ये तमाम सवाल इस मामले को लेकर न्यूज 18 लगातार खड़े कर रहा है। अमेरिका में रहना और जॉब करना हर किसी का सपना होता है, लेकिन रामगढ़ के राजीव रंजन पोद्दार ने अमेरिका के शिकागो में बतौर सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करके लाखों रुपए की आमदनी को छोड़कर खेती जैसे चुनौतीपूर्ण कार्य को चुना। राजीव ने रामगढ़ के बुजुर्ग जमीरा गांव में 6 एकड़ जमीन लीज पर लेकर सब्जी की खेती की शुरुआत की। आज उनके खेतों में परवल, शिमला मिर्च जैसी सब्जियों की उपज हो रही है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी जावेद खान। अमेरिका में रहना, जॉब करना हर किसी का एक सपना होता है, लेकिन अभी हम जिनसे मिलाने जा रहे हैं उनका नाम राजीव रंजन पोद्दार है। वे वहां शिकागो में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। 2 साल पूर्व वतन लौटे, अमेरिका की अच्छी खासी नौकरी को छोड़कर इन्होंने यहाँ पर खेती जैसे पेशे को चुना। इन्होंने यहाँ पर आकर 6 एकड़ ज़मीन लीज पर लिया
और सब्जी की खेती की शुरुआत की। आज वे खुद आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर तो बन ही चुके हैं, साथ ही लगभग 10 से 15 लोगों को इसी माध्यम से वे रोजगार भी दे रहे हैं। इनके खेतों में सब्जी के अलावा मुर्गी पालन और सब्जी पालन का भी ये काम कर रहे हैं। अभी फूलों की खेती भी इन्होंने शुरू की है। ऐसे में सीधे बात कराते हैं राजीव रंजन जी से, कैसे शुरुआत की, अमेरिका को छोड़ने का कैसे प्लान किया, और यहाँ अगर खेती जैसे चुनौतीपूर्ण कार्य को कैसे चुना? खेती वाकई में चुनौतीपूर्ण कार्य है। जब मैं अमेरिका में था तो अपनी जॉब तो बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन वहाँ जब पहुँचा तो वहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल, सोचने का तरीका, वो जो देखा वो मुझे बहुत बढ़िया लगा। साथ ही साथ मतलब जो क्वालिटी लाइफ होनी चाहिए, मतलब अपनी फैमिली को भी प्रॉपर टाइम दे रहे हैं। वो खुद कई ऐसे लोगों से मिला जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे अपने लॉन बना रखे हैं, वो खुद भी कुछ न कुछ खेती वगैरह कर रहे होते हैं। तो मुझे वो चीज़ बहुत सही लगी कि क्यों ना हम अपने घर पे भी ऐसा कुछ करें जहाँ अपने परिवार के साथ रह सके। किस तरह का सब्जी यहाँ आप उत्पादित करते हैं? यहाँ जो यहाँ लोकल सब्जियाँ होती है, जैसे लौकी, नेनुआ, झिंगनी, मटर, आलू, प्याज, बैगन, फूलगोभी, हमने यहाँ सब कुछ ट्राई किया है और अच्छे लेवल पे उत्पादन भी किया है। किस मेथड से खेती करते हैं आप? हमने जो खेती करी है वो प्योर जैविक खेती है, जिसमें हम केमिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं और गोबर गौमूत्र वगैरह से हम खुद के खाद बनाते हैं, केचुआ खाद बनाते हैं और उन सब का इस्तेमाल किया है। साथ ही साथ जो कीटनाशक होते हैं, मतलब जो सब्जियों में सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड्स का ही यूज होता है, जो हमारे आज के टाइम पे लाइफ को ख़राब करता है, अलग अलग तरह की बीमारियाँ आती है, तो उससे बचने के ख्याल से ही हम कीटनाशक भी खुद का ही बनाते हैं, जो नीम, धतूरा और मिर्च, खैनी वगैरह ऐसी चीज़ों से ही बनी होती है। यहाँ का पलायन को भी कुछ हद तक इन्होंने रोकने में मदद की है। आप ऐसे में समझ सकते हैं कि राजीव रंजन जैसे लोग खेती में आकर एक मिसाल कायम कर रहे हैं। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एनटीपीसी के मैनेजर को 3 साल की सजा सुनाई गई है। सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने ये सजा सुनाई है। एनटीपीसी के मैनेजर सागर सिंह मीणा को सजा सुनाई गई है। स्पेशल कोर्ट ने 3 साल की सजा इनको सुनाई है। 1 लाख का कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया है। आपको बताते चले कि सागर सिंह मीणा पर घूस लेने का आरोप लगा है। मास्क और सैनिटाइजर सप्लाई के लिए रिश्वत ली गई थी इनके द्वारा। सीबीआई ने रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा था। हजारीबाग के बड़का गांव में तैनात थे सागर सिंह मीणा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एनटीपीसी के मैनेजर को 3 साल की सजा सुनाई गई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक